हेलो एवरीवन। ट्राइब्यूनल्स का चैप्टर इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत की बुक में हम देखेंगे। ये चैप्टर नंबर 60 अकॉर्डिंग टू द 4th एडिशन एंड अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डिमेंशंस में ये जो है वो कवर होगा। पार्ट नंबर 9 चल रहा है। तो अभी मैं इस स्लाइड में आपको बता देती हूँ कि ये हमने डिस्कस कर लिए हैं 3 चैप्टर्स। इससे पहले वाली वीडियोस में आज हम ट्राइब्यूनल्स की बात करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो ध्यान से सुनिएगा। इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि जो ओरिजिनली है वो ट्राइब्यूनल का कंसेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में नहीं था, लेकिन बाद में चल के जैसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है 1976 के अंदर, तो इसमें जब अमेंडमेंट की जाती है तो एक न्यू पार्ट को इंसर्ट कर दिया जाता है, जो कि पार्ट नंबर आपका 14A है। ठीक है, वो ट्राइब्यूनल्स का अलग से ही बना दिया जाता है। तो इसके अंदर 2 आर्टिकल्स को जो है वो इंक्लूड किया जाता है। पहला आपके पास आर्टिकल है वो है 323। ठीक है, ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स से डील करता है। और जो आर्टिकल ये आपका सॉरी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, और ये जो आपका 323B है वो डील करता है आपका जो ट्राइब्यूनल्स होते हैं फॉर द अदर मैटर्स। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इंट्रोडक्शन के अंदर दोबारा से बता देती हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पहले ये ट्राइब्यूनल्स की बात नहीं थी। ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि 1976 में आया था, उसके अंदर पार्ट 14A को ऐड कर दिया गया। और आर्टिकल नंबर जो है 323A जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स उससे डील करता था और 323B जो है वो आपका ट्राइब्यूनल्स फॉर द अदर मैटर्स के लिए था। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स क्या होते हैं। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो आर्टिकल हमारा 323A है वो एम्पावर करता है किसको, पार्लियामेंट को, कि उसने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स जो है वो फॉर्म करनी है, एस्टेब्लिश करनी है। किसके लिए? फॉर द डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू द जो आपके ये रिक्रूटमेंट होती है या फिर कंडीशन ऑफ सर्विसेज होती है, उससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी पर्सन को, ठीक है, उसके लिए इनको एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल को अपॉइंट करना है। ठीक है, अपॉइंटेड टू द पब्लिक सर्विसेज ऑफ सेंटर, स्टेट, लोकल बॉडीज, पब्लिक कॉर्पोरेशंस एंड अदर पब्लिक अथॉरिटीज़, इनके लिए इनको ये फॉर्म करना है। उसके बाद जो आर्टिकल है हमारे पास 323A, अभी इसी में ही हम बात कर रहे हैं। तो ये बताता है कि जो पार्लियामेंट है ना, to take out the jurisdiction of disputes relating to the service matter from the civil courts and high courts, and फिर उसको किसके सामने रखना है? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के आगे रखना है। मतलब यहाँ से ये जो केसेस आएंगे उनको एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स के आगे रखना है। इसके बाद इसी में ही बताया गया है कि जो आर्टिकल 323A है वो पार्लियामेंट ने जो है वो एक एक्ट पास किया, उसका नाम था एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट। ये पास हुआ आपका 1985 के अंदर। इसके अंदर ये जो एक्ट था ये अथोराइज करता था किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि ये एस्टेब्लिश करे एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, मतलब 1CAT, और साथ ही साथ में SAT मतलब स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। ठीक है, और ये जो एक्ट था ये एक तरह से न्यू चैप्टर जो है वो बन के सामने आ रहा था और फेयर लार्ज को कवर कर रहा था, ताकि स्पीडी जो है वो प्रोसीडिंग हो सके और इन एक्सपेंसिव जो है प्रैक्टिस इन जो है वो सामने लाई जा सके, जो कि एग्रीव्ड पब्लिक सर्वेंट्स होते थे उनको जस्टिस इजीली मिल सके, तो उनके लिए ये लाया गया। अब हम बात कर लेते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं CAT की। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये है। तो जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल था वो जो है 1985 के अंदर सेटअप किया गया, जिसकी जो प्रिंसिपल बेंच थी वो दिल्ली में रखी गई और दूसरी जगहों पर भी थी डिफरेंट स्टेट्स के अंदर। तो एट प्रेजेंट देखा जाए तो 17 रेगुलर बेंचेस हैं इसकी, जिसमें से 15 जो हैं वो फुली प्रिंसिपल सीट्स जो है उससे ऑपरेट कर रही हैं हाई कोर्ट के अंदर, और जो 2 हैं वो आपकी, एक है जयपुर के अंदर और दूसरी है आपकी लखनऊ के अंदर। ठीक है, ये जो बेंचेस हैं ये होल्ड करती हैं सर्किट सिटिंग्स भी
एट अदर सीट्स ऑफ द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर सर के सीटिंग भी ये होल्ड करती हैं। उसके बाद जो कैट है, मतलब ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है, इसका जो जुरिस्डिक्शन है वो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, रिक्रूटमेंट एंड ऑल सर्विस मैटर्स ऑफ द पब्लिक सर्वेंट्स उनको कवर करती है। एंड इसका जो जुरिस्डिक्शन है वो ऑल इंडिया है, ठीक है, पैन इंडिया भी आप बोल सकते हैं। तो जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज हो गई, सिविल पोस्ट हो गई, किसकी, सेंटर वालों की, और जो सिविलियन एम्प्लॉयज़ हैं किसके, डिफेंस सर्विसेज के सिविलियन एम्प्लॉयज़ हैं, उनको ये कवर करती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ रहा है अब कि ये किनको जो है वो इंक्लूड नहीं करती। तो जो आपके मेंबर्स हैं डिफेंस फोर्सेस के, ठीक है, उसके बाद ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, और साथ ही साथ में सेक्रेटरियल स्टाफ ऑफ पार्लियामेंट। तो ये आपसे क्वेश्चन बन के पूछा जा सकता है कि इनमें कौन कौन से जो है वो मेंबर इनके जुरिस्डिक्शन में नहीं आते। तो ये आपको ध्यान रखना है, मेंबर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, और आपका ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हो गया, और साथ ही साथ में सेक्रेटरिएट स्टाफ किसका, पार्लियामेंट का, ये इसके उसके नीचे कवर नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं इसको रब कर देती हूँ क्योंकि मुझे लोगों ने कहा है मैसअप हो जाता है बहुत सारा स्लाइड्स के अंदर, तो इसको रब कर देते हैं। एंड इसी में ही अब बताती हूँ मैं। तो जो CAT है हमारी, ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है, ठीक है, जिसके अंदर चेयरमैन होता है और साथ ही साथ में वाइस चेयरमैन होता है और मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट आया था जो कि दोबारा से ये करना पड़ेगा, 1 सेकेंड, हाँ जी। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मल्टी मेंबर बॉडी है। उसके बाद हमने ये देखा कि जो हमारे पास AT एक्ट आया जो कि 1985 के अंदर आया, तो इसको कब अमेंड किया गया, तो 2006 के अंदर इसमें अमेंडमेंट की गई, जिसके अंदर जो मेंबर्स थे ना उनको किसका स्टेटस दे दिया गया, जो जजेस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं उनका, ठीक है। तो वैसा ही उनको सैलरी वगैरह सेम वैसा ही मिलेगा। तो दोबारा इसके अंदर कब अमेंडमेंट हुई, 2013 के अंदर, जिसमें सैंक्शन स्ट्रेंथ चेयरमैन की जो है वो 1 कर दी गई, ठीक है, एक चेयरमैन होगा और बाकी जो है वो मेंबर्स होंगे, ठीक है। तो मेंबर्स अब कितने हैं, 65 है, ठीक है। और इनकी ये मतलब कहाँ से निकल के आएंगे ये सारे, तो ये निकल के आएंगे जुडिशियल प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीम में से। और इनको अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करेगा। इनकी जो टर्म होगी वो या तो 5 ईयर्स होगी, ठीक है, या तो 5 ईयर्स होगी और या फिर 65 ईयर्स, जो भी पहले होगा, ठीक है, विच एवर इज़ द अर्लियर। तो चेयरमैन की तो आप ये किसके लिए है, ये चेयरमैन के लिए है। और मेंबर्स के लिए क्या है, मेंबर्स के लिए आपके पास 5 ईयर या फिर 62 ईयर, ये है मेंबर्स के लिए। तो इनकी टर्म भी आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी है, विच एवर इज़ द अर्लियर वो इनको लेनी पड़ेगी। उसके बाद जो CAT है, ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है, ये बाउंड नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन अब आ रही है, इसको भी रब कर देती हूँ मैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये जो CAT है ये अपनी जो मतलब प्रोसीजर है वो सिविल प्रोसीजर कोड से डिराइव नहीं करता, जो कि 1908 में आया था, बल्कि ये किससे गाइडेड है, इट इज़ गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो आपको ये भी पता होना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या होता है, जिसके अंदर 2 बेसिक प्रिंसिपल होते हैं, जो कि कहते हैं नो वन शुड बी मेड अ जज ऑफ इन हिज ओन कॉज, मतलब खुद के केस में कोई जज नहीं बन सकता। दूसरा, रूल अगेंस्ट बायस, कि अगर कोई बायसनेस हो रही है, ठीक है, अगर पार्शियलिटी हो रही है उसके अगेंस्ट में रूल होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, किसी को बिना सुने नहीं रहना है, मतलब सुनना है, कोई भी पार्टी अगर है तो उसको सुनना बहुत ज़रूरी है। एंड देन है हमारे पास रूल ऑफ फेयर हियरिंग, मतलब फेयर हियरिंग होनी चाहिए, कोई वो नहीं होना चाहिए, बायसनेस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद इन्होंने ये बताया कि ये जो है बहुत फ्लेक्सिबल है,
ठीक है, इसको अप्रोच करना ट्राइब्यूनल्स को बहुत इजी है। ठीक है, एंड 50 रुपीज़ जो है वो इसकी नॉमिनल सी फीस है। ठीक है, नॉमिनल फीस है इसकी, और या तो बंदा खुद जाके कर सकता है इनको अप्रोच, या फिर आइदर बाय द लॉयर, मतलब किसी से भी जाके ये कर सकता है। इसको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए ये चीज़ की गई है। उसके बाद हम देखते हैं कि पहले क्या होता था कि डायरेक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में केस जो है वो लेके जा सकते थे, मतलब हाई कोर्ट को बाईपास करके। लेकिन आगे चल के एक केस आता है चंद्र कुमार केस, जो कि 1997 का ही, ये याद रखिएगा, ये रिलेटेड टू द ट्राइब्यूनल है। तो इसके थ्रू ये बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दिस रिस्ट्रिक्शन ऑन द जुडिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट एज द अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया इसको, और इसको जुडिशियल रिव्यू में भी रखने की बात की गई, क्योंकि जो जुडिशियल रिव्यू है वो हमारा पार्ट किसका है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए। तो ये भी बताया गया आगे चल के कि पहले हाई कोर्ट से होते हुए फिर ही सुप्रीम कोर्ट में जाना है, डायरेक्टली आप अप्रोच नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट को। नाउ इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एन aggrieved public servant to approach the Supreme Court directly against an order of the CAT without first going to the concerned High Court। मतलब अगर आप कैट के डिसीजन से खुश नहीं हैं तो पहले आप जो है वो हाई कोर्ट जाएंगे, फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आप डायरेक्टली जो है सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं अब स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट जो कि 1985 का आया था, उसने एम्पावर किया था कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक जो है CAT बनाएगी। उसने ये भी बोला था कि साथ ही साथ में उसने सेट की भी एस्टेब्लिशमेंट करनी है। ठीक है, तो ये किसकी रिक्वेस्ट पे होगा, ये स्टेट गवर्नमेंट की अंडर जो है सारा प्रोसीजर किया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न होगी उसके लिए। तो जो 2013 के अंदर अमेंडमेंट की गई उसके अंदर मतलब ये कितनी सेटअप हुई ये सारा कुछ बताया गया। तो जो सेट है वो अब 9 स्टेट्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट है। एक आपका आंध्र प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड केरला। लेकिन आगे चल के क्या होता है कि जो मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश है, ये इनकी जो ट्राइब्यूनल की सीट्स है स्टेट के अंदर वो अबोलिश कर दी जाती हैं, या ये कर देते हैं। लेकिन जो केरला वाले हैं उनकी भी जो है वो अबोलिश हो जाती है, लेकिन ये जो है वो सेटअप करते हैं अपनी कब 2010 के अंदर। तो इनकी याद रखेंगे केरला वालों की, 2010 के अंदर इसको बनाया जाता है। उसके बाद जो चेयरमैन है एंड मेंबर्स है वो किसके द्वारा, मतलब सेट के अंदर किसके द्वारा किए जाएंगे, अपॉइंट प्रेसिडेंट के द्वारा ही किए जाएंगे, प्लस किसकी कंसल्टेशन के साथ, गवर्नर की। ठीक है, गवर्नर की सलाह से कंसल्ट करके इनको अपॉइंट किया जाएगा। और साथ ही साथ में ये भी ध्यान रखना है कि GAT भी होता है। तो आपसे पूछ लिया जाए क्या GAT होता है, तो बिल्कुल होता है, जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। ये 2 और मोर स्टेट्स के लिए जो है होता है, एंड जितनी भी जुरिस्डिक्शन है सेम वैसी है जैसे स्टेट्स को दी गई है वैसे इनको भी दी गई है। और इनके जो चेयरमैन होते हैं और जो मेंबर्स होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, सेम प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। किसके साथ मिलके, गवर्नर के साथ मिलके, जितनी स्टेट का होगा उतनी स्टेट के साथ मिलके ये कंसर्न स्टेट के साथ के गवर्नर के साथ मिलके इनको अपॉइंट कर देंगे। अब हम बात कर लेते हैं ट्राइब्यूनल फॉर द अदर मैटर्स। तो इसमें ये है जो कि हमारा आर्टिकल नंबर 323B है, उसके अंदर अब हम बात करते हैं, क्योंकि हमारा जो ये तीनों पार्ट आ जाते हैं, ये 323A के थे, और अब B के बारे में हम बात करते हैं जो कि है ट्राइब्यूनल फॉर द अदर मैटर। इसके अंदर जो पार्लियामेंट है प्लस जो स्टेट लेजिस्लेचर है ये अथोराइज करता है कि ये प्रोवाइड करेंगे ट्राइब्यूनल की सीट, ठीक है, फॉर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द डिस्प्यूट, जो कि किन मैटर से रिलेटेड होंगे वो अब हम देख लेते हैं। पहला टैक्सेशन हो सकता है, ठीक है, दूसरा फॉरेन एक्सचेंज, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है, इंडस्ट्रियल एंड लेबर, उसके बाद लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है, उसके बाद सीलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी, उसके बाद इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, उसके बाद फूड स्टफ के ऊपर भी अगर कोई इशू आ रहा है तो वो भी लेना है। एंड साथ ही साथ में यहाँ पे हमारा ये 4th 5th 6th 7th 8th
8 पॉइंट बताए गए हैं। नेक्स्ट हमारा है रेंट एंड टेनेंसी राइट्स। तो इनके ऊपर अगर कोई दिक्कत आ रही है तो अंडर आर्टिकल 323B उसके लिए काम करेगा। और अब हम देख लेते हैं कि ये जो हमारा ए वाला है और बी वाला जो आर्टिकल है इनमें डिफरेंस क्या है। आई थिंक ये आपको सारा समझ में आ गया होगा। हाँ, और बिल्कुल इसको भी बिल्कुल रट लेना है। ये टैक्सेशन हो गया आपका, फॉरेन एक्सचेंज, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट हो गया, इंडस्ट्रियल लेबर हो गया, लैंड रिफॉर्म हो गया, सीलिंग ऑन द अर्बन प्रॉपर्टी हो गया, उसके बाद इलेक्शन टू द पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, उसके बाद फूड स्टफ हो गया, रेंट एंड टेनेंसी राइट्स हो गए। ये हमारे अदर मैटर्स में इंक्लूडेड है। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं इसी में ही कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो 323A की बात कर रहे हैं और 323B की बात करें तो जो हमारा ए वाला है ना वो पब्लिक सर्विस मैटर्स के लिए ही सिर्फ डिफाइन है, ये हमने पहले देखा। और ये वाला जो है ये हमारा अदर मैटर्स के लिए है, जो कि अभी हमने देखे कि कैसे कैसे डिस्प्यूट्स के लिए ये काम आ सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास है कि ये जो हमारा ये वाला है 323A वाला, ये एस्टेब्लिश किया जाएगा ओनली बाय पार्लियामेंट। ठीक है, सिर्फ पार्लियामेंट ही इसको एस्टेब्लिश करेगी। लेकिन यहाँ पे जो बी वाला है उसको बोथ पार्लियामेंट भी एस्टेब्लिश करेगी, साथ में जिस स्टेट का है स्टेट लेजिस्लेचर भी उसके साथ अपॉइंट करेगी उसको विद रिस्पेक्ट टू द मैटर्स फॉलिंग विद इन देयर लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ये जो 323A है ओनली वन ट्राइब्यूनल फॉर सेंटर, एक जो है वो सेंटर के लिए है, एंड वन फॉर ईच स्टेट, अगर मतलब जितनी स्टेट है उसके अकॉर्डिंग 111 होगा, ये एस्टेब्लिश किया जाएगा। एंड देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ हायरार्की इन द हायरार्की ऑफ द ट्राइब्यूनल, इसके अंदर नो हायरार्की है, ये भी आपको बात याद रखनी है। लेकिन जो 32B है इसके अंदर हायरार्की बिल्कुल मेंटेन है, मतलब होगी इसके अंदर, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। सॉरी, हायरार्की मैंने ऊपर लिख दी, 1 सेकेंड। हायरार्की जो है वो ट्राइब्यूनल के अंदर जरूर होगी। ठीक है, उसके बाद जो चंद्र कुमार केस है 1997 का, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर दिस प्रोविजन ऑफ 2 आर्टिकल, इनको जो है हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर रखना है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट अगर इसको बाहर रखने की बात करें तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया। फिर इसको क्या किया, अनकॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया गया। फिर जब अनकॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया देन इसको जुडिशियल रिव्यू के अंदर अवेलेबल करवाना इम्पोर्टेंट बोला। हैंस द जुडिशियल रेमेडीज आर नाउ अवेलेबल अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ दीज ट्राइब्यूनल्स। ठीक है, तो इसकी आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है कि दिल्ली में इसका बेंच है। ठीक है, इलाहाबाद में है, लखनऊ में है, कटक में, हैदराबाद, बेंगलोर, मद्रास, इन सब में इनका बेंच है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो हमारा राइट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट में होगा। थैंक यू वेरी मच।